अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।
किरणें मन को शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। तेरी यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी। ऐसी चढ़ी खुमारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। आज की सेशन में मेरे पास ऐसा कोई ठोस विषय नहीं है, ऐसा कोई सॉलिड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने आज तक जो भी पढ़ा उसका बहुत ही संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, हम एक रिवीजन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद हम किस तरह व्याकरण को छोड़ के भाषा की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ग्रामर छोड़ के भाषा की तरफ जाएंगे, लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। तो साफ है कि आगे की पढ़ाई थोड़ी भारी हो जाएगी और आप लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
मैंने शुरू में ही कोई स्लाइड में आपको दिखाया था कि इंग्लिश में 8 प्रकार के शब्द होते हैं वाक्य के अंदर। एक वाक्य में 8 प्रकार के शब्द होते हैं और उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये सारे शब्द हमारे हिंदी ग्रामर में भी है, लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच करके इसको कोई नाम नहीं दिया है हमने, जो इंग्लिश में है। जो वाक्य की रचना होती है उसमें ये 8 चीज का अपना अपना योगदान होता है। इसमें से सबसे बड़ा योगदान सीरियल नंबर 4 और 5 का होता है, जो क्रियापद है और क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसके बगैर तो हम कुछ भी कह नहीं पाएंगे कि हम आज की बात करते हैं, कल की करते हैं, परसों की करते हैं। और क्रियापद अकेला भी क्या करेगा अगर कोई क्रिया का करने वाला नहीं है या जिसके ऊपर क्रिया होती है वो भी नहीं है। तो जितना महत्व सीरियल नंबर 4 और 5 का है, इतना ही महत्व सीरियल नंबर 1, 2 और 3 का है। तो जैसे एक दीवार बनती है, इसी तरह एक वाक्य बनता है। और दीवार की जो शक्ति आती है वो ईंट से आती है। इसलिए मैंने सीरियल नंबर 1, 2 और 3 और फिर सीरियल नंबर 4 और 5 इनका एरो ईंट पे रखा है। वाक्य की जो शक्ति है, ताकत है, वो इन शब्दों से आती है, जिस तरह दीवार की ताकत ईंट से आती है। लेकिन आप ईंट को एक के ऊपर एक रख दो तो दीवार तो गिर जाएगी, कभी टिकेगी नहीं। तो उसको फिक्स करने के लिए सीमेंट और रेती का मिश्रण चाहिए, जिसमें पानी डाल के रगड़ा बना के 2 ईंट के बीच में रखा जाता है। इस रगड़े को इंग्लिश में मोर्टार कहते हैं, जो मैंने चित्र के नीचे ये शब्द दिया है आपको। तो इन ईंटों को जोड़ने का काम यह मोर्टार करता है, जो मोर्टार है सीरियल नंबर 6 और सीरियल नंबर 7 पे। सीरियल नंबर 8 अपने आप में एक अलग और अनोखा विषय है, तो इसकी बात आज नहीं करते हम। इसके अलावा आप सीरियल नंबर 3 और 4 के बीच में एक शब्द देखेंगे, इसका मतलब होता है डिटरमाइनर। भाषा किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है, भाषा को किसी लाइब्रेरी में बैठ के किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका उपयोग होता है वैसे वैसे वो इवॉल्व होती है, उसकी उत्क्रांति होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और इस दौरान इसमें कई चेंजेस आते हैं। हर देश में और अपने देश में भी हर भाषा के लिए एक स्टेट लेवल की समिति होती है, कमिटी होती है, जो तय करती है कि ग्रामर के शब्द के क्या नियम होंगे। जैसे हमारे हिंदी में भी ऐसे कई शब्द हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में आप देख सकते हैं आज। तो ऐसा नहीं है कि ये डिक्शनरी में अपने आप चल के आ गए। जो प्रिंटिंग प्रेस डिक्शनरी प्रिंट करता है वो तो एक सिर्फ मीडियम है, एक हाथ है जो ये प्रिंट करता है, लेकिन डिक्शनरी में कौन से शब्द किस तरह से आएंगे वो ये कमिटी तय करती है। तो उसके अंदर अभी एक डिबेट चल रही है कि जो 3 आर्टिकल्स है अ, एन, द, उनको क्या कहा जाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनको डिटरमाइनर कहा जाए, क्योंकि टू डिटरमिन करना यानी नक्की करना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अ ड्राइवर और द ड्राइवर, अ कार, द कार। अ कार यानी कोई भी कार, द कार यानी मेरी कार। तो अ और द से नक्की होता है, डिटरमिन होता है कि ये गाड़ी मेरी है या नहीं है। अब डिबेट चल रही है कि इनको पार्ट ऑफ स्पीच में रखे या ना रखे। कुछ लोगों ने अपनी किताब में रख भी दिया है, लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमारा जो ऑफिशियल करिकुलम बोलते हैं, जो स्कूल के अंदर कोर्स होता है पढ़ने का, उसमें अभी ये शब्द आया नहीं है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 ही रखते हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने डिटरमाइनर शब्द का इधर
उपयोग तो नहीं किया, आपको दिखाया है मैंने। आगे जाके जब एडजेक्टिव और एडवर्ब पे ज्यादा बात करेंगे तो ऐसा ही एक शब्द मैं आपको और बताऊंगा जिसका नाम है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफाई करना यानी तीव्र करना, और दूसरा है मिटिगेटर। मिटिगेटर यानी कम करना। ये शब्द भी धीरे धीरे इंग्लिश में प्रचलित हो रहे हैं, और सही वक्त सही सेशन में इसके बारे में भी आपको मैं सब लिख के बता दूंगा। अब पहले 3 शब्द साथ में ले लेते हैं, सीरियल नंबर 1, 2 और 3। सबसे छोटे से छोटा वाक्य 2 शब्द का होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और दूसरा क्रियापद होता है, वर्ब होता है। इससे छोटा वाक्य इंग्लिश में बन नहीं सकता। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, और अगर क्रियापद इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है, तो कर्म आएगा नहीं, तो वाक्य वहां समाप्त हो सकता है। आई वॉक, इसमें 2 ही शब्द है और ग्रामर की दृष्टि से यह संपूर्ण वाक्य है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो इंग्लिश का नियम है, और अपनी भाषा में भी, हिंदी में भी यही होता है कि हम सब्जेक्ट का नाम पहली बार ही लेते हैं। जैसे मैंने अशोक का उदाहरण दिया था, अशोक मेरा पड़ोसी है। उसके बाद हम अशोक के बारे में जो भी कहना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे और हिंदी में वह बोलेंगे। इसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का संबंध सिर्फ और सिर्फ नाउन से है, और हर जगह वो नाउन के बदले आता है। और तीसरे नंबर पे है एडजेक्टिव, विशेषण। ये ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन के पहले आता है, नाउन के आगे आता है, और वो नाउन के बारे में हमें कुछ न कुछ अधिक जानकारी देता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हम व्याकरण से भाषा की तरफ जाते हैं। आई वॉक में दूसरा शब्द है वॉक, क्रियापद है, जो सीरियल नंबर 4 पे मैंने बताया है। वो अकर्मक है तो वाक्य वहां समाप्त हो सकता है। सकर्मक है तो वाक्य अधूरा रह जाएगा, कर्म लिखना ही पड़ेगा। और जो कर्म आप लिखेंगे वो या तो सीरियल नंबर 1 वाला नाउन होगा या सीरियल नंबर 2 वाला प्रोनाउन होगा। अकेला एडजेक्टिव खड़ा नहीं रह सकता, वो सिर्फ नाम के बारे में बोल सकता है। तो नाउन तो होता ही होता है, चाहे एडजेक्टिव हो या ना हो। अगर क्रियापद सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, तो क्रियापद के बाद और एक नाउन आएगा, और ये नाउन कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। कुछ क्रियापद 2 ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अलग से ऑलरेडी सिखा दिया है। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन के बारे में कहता है कुछ अधिक, एडवर्ब क्रियापद के बारे में कहता है। तो एडवर्ब भी अकेले नहीं खड़ा रह सकता, वो वर्ब के बिना नहीं खड़ा रह सकता। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन के बिना नहीं आ सकता, एडवर्ब वर्ब के बगैर नहीं आ सकता। लेकिन एडवर्ब वो शब्द है जो हमें दिखाता है कि क्रिया किस तरह होती है, कहाँ होती है, कब होती है, कैसे होती है। इसके बारे में भी प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, प्रैक्टिस करना बाकी है। तो ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 और उसके साथ सीरियल नंबर 4, 5, ये 2 मिलके वाक्य की ईंट है, वाक्य की शक्ति है, ताकत है। इससे पूरा वाक्य दीवार की तरह खड़ा रहता है। इसको जोड़ने का काम प्रपोजिशन करता है, अव्यय करता है, जो सीरियल नंबर 6 में है। और 2 वाक्य को, 2 शब्द को, 2 फ्रेज को, 2 क्रियापद को, 2 कर्म को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, संयोजन, जो सीरियल नंबर 7 पे है।
कल से हम प्रपोजिशन पढ़ना शुरू करेंगे। अपने आप में ये एक आसान विषय है, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको भूल जाना है कि आप हिंदी में किस तरह बात करते हैं। अगर आप हिंदी पकड़ के रखेंगे, हिंदी के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे और प्रयत्न करेंगे इंग्लिश सीखने की, तो काफी गलतियां होती रहेगी। प्रपोजिशन का क्या काम है वो तो मैं कल दिखाऊंगा आपको, लेकिन आज एक छोटी सी झलक दे दूं कि ये मोर्टार यानी ये रेती और सीमेंट की रगड़ी क्यों चाहिए, हमको पेस्ट क्यों चाहिए। चश्मा टेबल है। देखो अपने आप में ये सेंटेंस बड़ा विचित्र दिखता है, चश्मा टेबल है, लेकिन इसमें हम एक प्रपोजिशन डाल दे, सीरियल नंबर 6 पे है, तो वो दो ईंट को जोड़ लेगा। चश्मा टेबल पर है, ये पर आने से वाक्य में मीनिंग वापस आ जाता है। तो जिस तरह ये मोर्टार दीवार और दीवार की ईंटों को जोड़ के रखता है, प्रपोजिशन क्रियापद और नाउन अथवा दो नाउन को जोड़ के रखता है। मेरे अभी के एग्जाम्पल में दोनों नाउन है, चश्मा भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। चश्मा टेबल है, चश्मा टेबल पर है, सिर्फ एक शब्द आने से वाक्य पूरा हो जाता है। कंजंक्शन जैसे मैंने बताया, वो दो नाउन को जोड़ सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो या उससे भी बाहर हो, इससे भी आगे नाउन आ सकते हैं। वो दो क्रियापद को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता है और दो क्लॉज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। ये सारा काम कंजंक्शंस करते हैं। इसमें 3-4 प्रकार के अलग अलग कंजंक्शन है, और मैं एक बात की आप लोग को गारंटी दे सकता हूं कि जिस दिन हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, आप शाम को 6 बजे एक क्रॉसिंग जरूर खाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा भारी विषय है। ये सीरियल नंबर 8 बाद में देखेंगे, वो अभी स्पोकन इंग्लिश में हमें बीच में नहीं आएगा। तो अभी जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से आगे। आप टाइटल पढ़िए, लैंग्वेज एंड ग्रामर, वाक्य रचना व्याकरण से भाषा तक। हमने वर्ब और नाउन और उससे जुड़े हुए विषय पहले क्यों सीखे? क्योंकि बिना व्याकरण तो भाषा खड़ी ही नहीं रह सकती। अगर व्याकरण ही नहीं है तो भाषा खड़ी नहीं रह सकती। भाषा की आत्मा ही व्याकरण होता है, और जहां तक व्याकरण नहीं ढूंढा गया था, तब तक की भाषा भाषा ही नहीं थी। लैंग्वेज भाषा द्वारा अथवा भाषा से हम संचार, इंग्लिश में संचार को कहते हैं टू कम्युनिकेट, संदेश मैसेज दे सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो लैंग्वेज का मुख्य काम क्या है? हम जिससे भी बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम बोलते हैं, सुनते हैं, और इस दौरान हम कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज लेते हैं, देते हैं और इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और देते हैं। ये भाषा का मुख्य काम है और मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण का क्या काम है? तो कि ग्रामर का काम है इस भाषा को सही और शुद्ध बनाना। ग्रामर की वजह से हम सही तरीके से भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सुनने वाला समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। सीरियल नंबर 3 में मैंने आपको दिखाया है ग्रामर क्या है और भाषा क्या है। कोई व्यक्ति चाहता है कि लंच के बाद मैं उनके साथ शॉपिंग में जाऊं, उनको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, फ्रीज वगैरह, तो सोचते एक के साथ दो भले। तो राहुल भाई का भी ओपिनियन ले लूं कि फ्रीज कैसा रहेगा, साइज कैसी रहेगी, ब्रांड कैसा रहेगा। तो वो मुझे पूछते हैं कि राहुल भाई आप लंच के बाद क्या करते हो? मैं कहता हूँ हाथ धोता हूँ। तो ये ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही जवाब है। आप भी लंच लेने के बाद हाथ धोते हैं, मैं भी देता हूँ और पूछने वाला भी धोता होगा।
लेकिन ये भाषा का उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण है, ग्रामर है। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि मैं लंच लेने के बाद हाथ धोता हूं। तो जब हम व्याकरण को छोड़ के भाषा में जाएंगे तो हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। हमें दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस हेतु से, किस उद्देश्य से उसको ये बात बता रहे हैं, और उसका मीनिंग भी उसके संदर्भ में होगा। जब रास्ते में कोई व्यक्ति हमसे गलती से टकरा जाता है तो सॉरी कहता है, ये सभ्यता है, शिष्टाचार है, कल्चर है, मैनर्स है। तो वो जब हमें सॉरी कहता है तो हमें अच्छा लगता है कि भाई ये संस्कारी आदमी है, ठीक है, उसका ध्यान नहीं था, गलती नहीं थी, टकरा गया मुझसे, लेकिन सॉरी भी कहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर दरवाजा खोल के जब डॉक्टर सॉरी कहता है तो वहां सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, बोलने के होश कोश नहीं रहते लोगों के। तो ये भाषा का काम है, किस समय, किस जगह, किस तरह से क्या बोला जाता है। ये जो रिचनेस है भाषा की, जो समृद्धि है, वो सिर्फ व्याकरण से नहीं आती और कई चीज से आती है जो हमें अभी आगे सीखनी है। लेकिन जो भी भाषा है वो खड़ी रहेगी व्याकरण की नींव पे, व्याकरण के फाउंडेशन पे। तो हम व्याकरण को भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम कल से भाषा सीखेंगे और व्याकरण भूल जाएंगे, व्याकरण तो साथ साथ में चलता ही रहेगा। लेकिन व्याकरण की अपनी लिमिटेशन है। मैं अगर कहूं मैं केला खाता हूं तो व्याकरण भी सही है और भाषा भी सही है। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं पेन खाता हूं, कुर्सी खाता हूं, टेबल खाता हूं, तो सिर्फ व्याकरण सही है, भाषा गलत है। तो जब हम भाषा की दिशा में जाएंगे तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक चार्ट के द्वारा। मुझे हमेशा टेबल और चार्ट अच्छे लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 पेज भर के आप लंबे लंबी नोट लिखो, उससे अच्छा एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल दिखा दो तो मनुष्य के मस्तक में, याददाश्त में ये बहुत आराम से चला जाता है। तो जो कलर मैंने आगे इस्तेमाल किए थे वही कलर यहाँ है। 1, 2, 3 में ग्रीन है, 4, 5 में पिंक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे बनाया है। आपको सीरियल नंबर 1 से पढ़ना है और लेफ्ट से राइट में जाना है, जिस तरह हम लिखते हैं। ये सिंपल वाक्य है, अ स्मॉल, जो कॉलम नंबर 3 में आता है। मैंने कॉलम का C रखा है वहां पे ऊपर, C1, C2, C3 से लेके C8, यानी ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। और नीचे मैंने वाक्य को ब्रेक किया है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का ऑर्डर अलग है और वाक्य का ऑर्डर अलग होता है, इसलिए मुझे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह लिखना पड़ा। इससे ज्यादा कोई बेहतर मेथड मुझे नहीं आती आपको कैसे दिखा सकूं। तो हम सीरियल नंबर 1 में आते हैं, अ स्मॉल। तो अ स्मॉल एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने C3 में एडजेक्टिव के कॉलम में रखा है। बॉय नाउन है और सब्जेक्ट भी है। अब देखिए ग्रीन कलर के जो शब्द है, इसके नीचे मैंने 3 चीज लिखी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये तीनों नाउन ही हो सकते और कुछ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इनको C1, C2, C3 के नीचे कंबाइन करके लिखा है, ज्वाइन करके लिखा है। तो अ स्मॉल, बाद में नीचे आइए सीरियल नंबर 2 में बॉय। अब ये अ स्मॉल बॉय 3 शब्द मिलके एक सब्जेक्ट बनता है। मैंने आपको बताया था कि भाषा कुछ कहने सुनने के लिए होती है। मैं बॉय कहूंगा तो सुनने वाला इतना ही समझेगा कि ये लड़का है, लेकिन स्मॉल कहने से उसको ये भी पता चलता है कि ये छोटा बच्चा है। तो ये भाषा का उद्देश्य है, अ स्मॉल बॉय। फिर क्रियापद आता है C4 के अंदर, इज ईटिंग। ये क्रियापद है और ये जो क्रियापद है वो सकर्मक है, ट्रांजिटिव क्रियापद है। तो इसका कर्म आना ही आना है। और मैंने बताया आपको कि कर्म हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं हो सकता।
तो सीरियल नंबर 4 में कर्म है फ्रूट्स, जो मैंने C1 के अंदर सीरियल नंबर 4 में लिखा है फ्रूट्स। लेकिन हम भाषा समृद्धि के लिए बोलते हैं तो फ्रूट्स के आगे मैंने और एक एडजेक्टिव लगा दिया है। जैसे सब्जेक्ट में बॉय में एडजेक्टिव लगाया था अ स्मॉल, ऐसा ही ऑब्जेक्ट मैंने कर्म के आगे लगाया है जो सीरियल नंबर 3 में एडजेक्टिव के अंदर है फ्रेश। अब मेरे एरो फॉलो करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे। सो अ स्मॉल बॉय सब्जेक्ट, is eating verb, fresh fruits ऑब्जेक्ट। खाता तो है, मैंने इतना तो बताया आपको खाता है, लेकिन उसको फ्रूट खाना पसंद नहीं है और रो रो के खाता है कि कैसे खाता है, तो वो बात मैंने क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब यानी कॉलम नंबर 5 में लिखी है सीरियल नंबर 4 के सामने। हैप्पीली, वो खुश है, उसको वो फ्रूट खाने मिले जो वो पसंद करता है, तो हैप्पीली आया। अ स्मॉल बॉय इज ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स हैप्पीली। अब प्रपोजिशन आया, कहाँ खाता है, इन, और फिर हम नाउन पे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी नाउन रहेगा, इसलिए हम दोबारा C1 में जाते हैं, इन द गार्डन। तो इस तरह से वाक्य बनता है और इस तरह से इन शब्दों को लिंक किया जाता है, इससे भाषा की समृद्धि आती है। ये एक ही वाक्य है, इसलिए C7 कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंजंक्शन में दो दो शब्दों को जोड़ा जाता है, तो वो एक अपने आप में एक अलग विषय है। तो आपको ये समझना है कि नाउन कहाँ आएगा, और ये मैंने एक चीज यहाँ लिखी है जो आपके लिए शायद नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, जो मैंने C1, C2, C3 के नीचे लिखी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। जब मैंने क्रियापद सिखाया तो आपको सिखाया था कि क्रियापद को व्हाट पूछने से हमें कर्म मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे भी मिलेगा। आप क्रियापद को पूछो व्हाट, ये बच्चा क्या खाता है, ही इज ईटिंग व्हाट, तो जवाब मिलेगा फ्रूट्स, वो फ्रूट खाता है, तो फ्रूट कर्म है। फ्रेश फ्रूट, हमने एडजेक्टिव भी लगाया है, तो कर्म में दोनों शब्द आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट। तो ये बच्चा क्या खाता है, फ्रेश फ्रूट। वो ईटिंग, इस ईटिंग को व्हाट शब्द पूछने से मिलता है। हिंदी में भी यही मिलता है, बच्चा खाता है, क्या खाता है, फ्रूट खाता है। हिंदी में भी इसी तरह हमको कर्म मिलता है। हैप्पीली एडवर्ब है। अब प्रेपोजिशन देखो, इन। मान लो मैं सीरियल नंबर 4 पे इस वाक्य को समाप्त कर दूं, अ स्मॉल बॉय इज ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स हैप्पीली इन, यहां मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये वाक्य अधूरा रह जाएंगे। आप मुझे पूछेंगे इन तो लिखा, लेकिन इन कहाँ, तो आपको इनको भी वर्ड पूछना पड़ेगा। किसके अंदर बैठ के खाता है, गाड़ी के अंदर बैठ के खाता है, घर के अंदर बैठ के खाता है, कहाँ बैठ के खाता है। तो जिस तरह आप क्रियापद को व्हाट पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इज ईटिंग व्हाट, खाता है क्या, आप इनको भी पूछो। ये प्रेपोजिशन जो इन है, इसको भी पूछो आप, इन व्हाट, इन क्या, तो जवाब मिलता है द गार्डन। तो जो फ्रेश फ्रूट है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, वो क्रियापद का ऑब्जेक्ट है, और जो द गार्डन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है यहाँ पर इन। तो ये बात हम आगे सीखेंगे जब प्रपोजिशन सीखेंगे तो, लेकिन इसका मुख्य काम है मोटार की तरह दो शब्द को जोड़ना, वरना हमारा वाक्य हो जाएगा चश्मा टेबल है। अब पर हटा दो, पूरा वाक्य में गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ एक ही शब्द हटाने से। तो ये हमारा हेतु है भाषा सीखने का, और हम सीखेंगे इस तरह से। अब मैंने जो टेलीग्राम पे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपकी जो रिक्वेस्ट आती है ट्रांसलेशन करके दो, ये करके दो, और बहुत सारे मेंबर इंग्लिश भी लिखते हैं, और ये मेरे लिए आनंद की वस्तु है। इनके एक वाक्य में 5 शब्द और 6 गलती है तो भी मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि हम सीखने आए हैं। गलती करना आपका हक है, गलती सुधारना मेरा काम है, तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होती। आपको जो लिखना है वो लिखो, लेकिन साथ साथ अभी काफी टाइम हो गया है सीखते सीखते,
तो वो भी मुझे दिखना चाहिए कि आप सीख रहे हैं। अब देखो ये वाक्य किस तरह से मैं बड़ा करते जाता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ भाषा का। एक आदमी सैंडविच बनाता है, एक आदमी सैंडविच बनाता था, एक आदमी सैंडविच बनाएगा। आपको कोई भी हिंदी वाक्य आपने जो लिखा है उसमें सबसे पहले आपको टेंस ढूंढना है, काल ढूंढना है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। एक आदमी सैंडविच बनाता है, ये प्रेजेंट टेंस ही हो सकता है, था पास्ट टेंस ही हो सकता है, बनाएगा फ्यूचर टेंस ही हो सकता है। तो सबसे पहले आप टेंस नक्की कर लो मन में, फिर आप आस्पेक्ट पे आओ। आप देखो कि आस्पेक्ट दर्शाने वाले शब्द है कि नहीं। हर रोज बनाता है, सामान्यतः बनाता है, नियमित रूप से बनाता है, तो ये आस्पेक्ट सिंपल आस्पेक्ट है। इस वक्त बना रहा है, कंटिन्यूअस आस्पेक्ट है। अभी अभी बनाया, परफेक्ट आस्पेक्ट है। तो इस तरह से आप आस्पेक्ट भी नक्की कर लो। लेकिन कई वाक्य में आस्पेक्ट वाले शब्द होते नहीं है, तो आपको आपकी सामान्य बुद्धि, जैसे हम साबु से हर रोज सुबह स्नान करते हैं, तो अपने मन को भी साबु से स्नान करवाना है। साबु का मतलब होता है सामान्य बुद्धि। तो हमें देखना है, जैसे मेरा पहला वाक्य में आस्पेक्ट दिखाने वाला कोई भी शब्द नहीं है। एक आदमी सैंडविच बनाता है, ये सिंपल आस्पेक्ट है। क्यों सिंपल आस्पेक्ट है? यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो अभी बना रहा है, और कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो उसने अभी अभी बना लिया। तो जो आदमी सैंडविच बनाता है, रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है, उसको आता है ये काम, और जो काम उसको आता है वो बार बार करता होगा। तो हमें ये तर्क लगा के सिंपल आस्पेक्ट पसंद करना है। तो सीरियल नंबर 3 में जैसे मैंने लिखा है कि अगर आस्पेक्ट वाले शब्द है तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सा आस्पेक्ट है। लेकिन आस्पेक्ट वाले शब्द नहीं है, जैसा मेरा सीरियल नंबर 1 के एग्जाम्पल में है, तो कोई बात नहीं, आप तर्क लगाओ कि कोई सैंडविच बनाता है तो ऐसा तो नहीं है जिंदगी में पहली बार सैंडविच बना रहा है। सीरियल नंबर 4 में मैंने इसका भाषांतर दिया है, अ मैन मेक्स सैंडविचेस। कोई आदमी एक सैंडविच तो नहीं बनाएगा, तो उसका प्लूरल किया है जो मैंने सिखाया है आपको। सैंडविच में आखिरी 2 अक्षर व्यंजन है, इसलिए एस के बदले ईएस लगता है, जो मैंने लाल अक्षर में रख दिया है। और ये जो मैन है सैंडविच बनाने वाला, तो ये बोलने वाला राहुल देसाई भी सैंडविच नहीं बनाता है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा। सुनने वाले आप भी सैंडविच नहीं बनाते हो, तो सेकंड पर्सन भी नहीं आएगा। ये और कोई आदमी सैंडविच बना रहा है तो थर्ड पर्सन आएगा। तो 4 ग्रह की युति हो जाती है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल आस्पेक्ट, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एक वचन, इसलिए मेक का मेक्स हो जाएगा। अ मैन मेक्स सैंडविचेस। ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे क्यों बनाता है सैंडविच, कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है। भाषा का काम ही ये सब जानना और बताना। तो हम धीरे धीरे सेंटेंस को बड़ा करते जाते हैं। अ मैन मेक्स सैंडविचेस इन अ रूम। वो एक रूम में बैठे बैठे सैंडविच बना रहा है। तो पहले तो हमको पता चला वो कहाँ सैंडविच बनाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि 20 सैंडविच बनाता है, तो क्यों बनाता है, इतनी किसके लिए बनाता है? तो क्या मैन मेक सैंडविचेस इन अ रूम फॉर द गेस्ट। मेहमान आने वाला है, प्लूरल है। 20 सैंडविच एक गेस्ट के लिए नहीं बनेगी। तो यहाँ लिखा नहीं है मेहमान के लिए बना है, लेकिन आपको तर्क लगाना है कि कोई आदमी बैठ के सैंडविच बनाता है तो वो एक मेहमान के लिए नहीं हो सकता। तो हमने गेस्ट का प्लूरल कर दिया। ये भाषा का काम है। आप गेस्ट लिखेंगे तो भी सही है, गेस्ट लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन गेस्ट का बहुवचन करने से भाषा, हमारा कम्युनिकेशन समृद्ध होता है, थोड़ा अच्छा होता है। अब हम वो आदमी के बारे में कुछ बताता हूँ। एन ओल्ड मैन। देखो यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में भी एग्जाम्पल दे दिया कि पहले अ मैन था, क्योंकि मैन में एम की शुरुआत व्यंजन से होती है। अब मैंने बीच में जानबूझ के ओल्ड डाल दिया, तो अभी ओल्ड के पहले अ आता है, और ओ की शुरुआत स्वर से होती है, व्यंजन से नहीं। तो ये अ मैन वाला एन ओल्ड मैन हो जाएगा।
कैसी सैंडविच बनाता है? ग्रिल्ड सैंडविच बनाता है, गरम करता है वो ग्रिल के अंदर डाल के। एन ओल्ड मैन मेक्स ग्रिल्ड सैंडविचेस, तो ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ग्रिल्ड भी एडजेक्टिव है। इन अ स्मॉल रूम, रूम तो ठीक है, बनाता था रूम में, वो रूम कैसा है? तो स्मॉल रूम, इन अ स्मॉल रूम। कौन से गेस्ट के लिए? फॉर द डियर गेस्ट। इंग्लिश में डियर का मतलब होता है प्रिय, प्रिय गेस्ट के लिए, प्रिय मेहमान के लिए बनाता है। और अभी मैं आपको प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो आदमी सैंडविच बनाता है वो क्या अच्छी सैंडविच बनाता है? हाँ, ही इज एन एक्सपर्ट। अभी दोबारा हमको ये नहीं बोलना एन ओल्ड मैन इज एन एक्सपर्ट, हम ही कहेंगे क्योंकि ये मैन है। अगर औरत होती तो हम शी कहते। ही इज एन एक्सपर्ट। देखो एक्सपर्ट में भी ई स्वर है तो हम अ एक्सपर्ट नहीं कहेंगे, ही इज एन एक्सपर्ट। अभी एडवर्ब रह गया अकेला, तो उसको सीरियल नंबर 8 में डाल दिया है। एन ओल्ड मैन मेक्स ग्रिल्ड सैंडविचेस स्किलफुली। मैंने वो 2 शब्द अंडरलाइन किए हैं। बड़ी सिफत से, बड़ी आसानी से बना लेता है, बहुत अच्छी तरह बनाता है। ग्रिल भी परफेक्ट करता है, ज्यादा जला भी नहीं देता और कच्चा भी नहीं रखता। तो मेक्स और स्किलफुली, मेक्स क्रियापद है, स्किलफुली क्रिया विशेषण है। मेक्स वर्ब है, स्किलफुली एडवर्ब है। दो एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। एन ओल्ड मैन मेक्स ग्रिल्ड सैंडविचेस स्किलफुली इन अ स्मॉल रूम फॉर द डियर गेस्ट। तो देखो, हम सीरियल नंबर 4 में एक सामान्य वाक्य से शुरुआत की और सीरियल नंबर 8 में भाषा तक पहुंच गए। तो ये भाषा है। ग्रामर हर जगह आएगा, हमको ग्रामर कहीं पे भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना भाषा खराब हो जाएगी। लेकिन ग्रामर के आगे भी भाषा की एक दुनिया है जो आप देख सकते हैं। अभी सीरियल नंबर 8 पढ़ के किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वहाँ का क्या माहौल है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ते रहेंगे। मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे है, खास करके जिन लोगों को आसानी से इंग्लिश वाक्य बनाना नहीं आता है, जो काम आपको सबसे पहले करना है वो मैं कल मेरी ओपनिंग कमेंट में आपको बता दूंगा। अभी काफी टाइम हो गया है, लेकिन आप कभी हिंदी का इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं करेंगे अगर आप कच्चे हैं इसमें। तो अगर आपको आता है तो करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है, पहले आपका हिंदी वाक्य ले लो, फिर मैंने जैसे ऊपर दिखाया टेंस, आस्पेक्ट, पर्सन और एकवचन बहुवचन नक्की कर लो। फिर अब यही हिंदी वाक्य हिंदी भाषा में इंग्लिश के नियम से लिखो और तीसरे वाक्य में आप इंग्लिश वाक्य लिखो, तो आपकी आधी गलतियां कम हो जाएगी। और अभी भी कई मेंबर्स एक वाक्य में 2 क्रियापद रखते हैं। इसका चित्र मैं आपको कल शुरू में क्लियर कर दूंगा, आपको क्या याद रखना है, क्या करना है। हालांकि हम शुरू तो कर रहे हैं प्रपोजिशन से कल, लेकिन 2 मिनट में इसका भी मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा जो आपको मन में, आपकी मेमोरी में डाल देना है। इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो इसके साथ हम हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो इवनिंग।